बज चुका है विधानसभा चुनाव का बिगुल। सत्ता हासिल करने में जुटे सियासी दल। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बीजेपी, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस, एनसीपी, हर पार्टी हर हालत में इस बार प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है। हर पार्टी को यह यकीन है कि प्रदेश में जनता उसके पक्ष में ही फैसला देगी। सीटों के बंटवारे पर जारी है टकराव। ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है हर पार्टी। लोकसभा चुनाव नतीजों का असर इस बार विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है, जहां ऐतिहासिक कामयाबी के बाद बीजेपी इस बार शिवसेना से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं शिवसेना भी अपने बड़े भाई का चोला उतारना नहीं चाह रही। वहीं कांग्रेस को भी मिली करारी हार का फायदा उसी की सहयोगी एनसीपी उठाना चाह रही है और इसीलिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर छिड़ी जंग। हर पार्टी चाहती है मुख्यमंत्री का चेहरा। हर पार्टी की चाहत है कि चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। साथ ही हर पार्टी की ख्वाहिश है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी उन्हीं के पार्टी का हो। बीजेपी हो या शिवसेना, कांग्रेस हो या एनसीपी, हर पार्टी अपनी ही अगुवाई में सरकार चाहती है। विधानसभा चुनाव में करीब 1 महीने का ही वक्त बचा है, लेकिन जिस तरह से सीटों के बंटवारे और सीएम को लेकर घमासान है, उसके बाद यही सवाल पैदा होता है कि आखिर कब थमेगा सीटों को लेकर मचा घमासान। किसकी बनेगी महाराष्ट्र में सरकार? किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज? जी हां, हर पार्टी की हसरत होती है कि वह अपने बलबूते सत्ता हासिल करने में कामयाब हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर गठबंधन करने में भी गुरेज नहीं करते। लेकिन वक्त के साथ साथ हर पार्टी की परिस्थिति भी बदलती रहती है। कभी किसी एक पार्टी की लहर होती है तो कभी किसी और पार्टी की। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का 25 सालों का गठबंधन है और यहां शिवसेना की भूमिका ही बड़ी रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली है, उसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी भूमिका में फेरबदल चाहती है। चुनाव में ज्यादा सीटों के साथ साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी अपनी ही पार्टी का नेता चाहती है, लेकिन शिवसेना इसके लिए कतई तैयार नहीं दिख रही। उधर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में भी कुछ ऐसे ही हालात है। उनके बीच भी सीटों के बंटवारे पर खींचतान जारी है। तो राजचक्र में आज महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर जारी संग्राम पर ही चर्चा होगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए मौजूद होंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल नरेंद्र जी, कांग्रेस नेता घनेंद्र भारद्वाज जी, मुंबई से हैं बीजेपी के नेता राजा बुंदेला जी और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट सुखबीर सिंह हुड्डा जी और मुंबई से हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे प्रधान संपादक SN विनोद जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, सीटों पर संग्राम। तो इससे पहले कि बहस की शुरुआत करें, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच टिकट के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर किस तरीके की खींचतान मची है। दोनों पार्टियों के नेता भले ही गठबंधन पर किसी भी तरह के खतरे से इनकार कर रहे हों, लेकिन उनके बीच विवाद आसानी से सुलझता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन में तनाव, सीट बंटवारे को लेकर जारी है टकराव। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी हो या शिवसेना, सीटों के बंटवारे पर किसी भी तरह का समझौता करने को कोई कतई तैयार होता नहीं दिख रहा। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी कामयाबी से उत्साहित बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन शिवसेना अपनी ही जिद पर अड़ी हुई है। पिछली बार शिवसेना प्रदेश में 169 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी ने 119 सीटों पर। बीजेपी इस बार 135 सीटें मांग रही है, लेकिन शिवसेना 119 सीटों को तैयार है। दूसरा फॉर्मूला जो पेश किया जा रहा है, उसके मुताबिक बीजेपी ने अपने लिए 126, छोटे सहयोगी पार्टियों के लिए 18 और शिवसेना को 144 सीटें देने की पेशकश कर रही है।
बीजेपी की मांगे मानने से शिवसेना का इनकार। बीजेपी को 135 सीटें देना असंभव। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 2.5 दशक पुराना है और बीजेपी और शिवसेना नहीं चाहती कि सीटों के बंटवारे को लेकर इस गठबंधन पर कोई आंच आए, लेकिन कोई भी पार्टी झुकने को तैयार नहीं दिख रही। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का भी कहना है कि बीजेपी से वो गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी की मांगे मानना भी असंभव है। ऐलान तो हो चुका है और सारे लोग मेरे घर पर मैंने बुलाए हैं। हमारी अपनी सीटों की लिस्ट तैयार हो रही है। यही सब बातें मैंने उनके सामने रखी हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अंतिमतः अच्छी बातें उसमें से निकलेगी। चर्चा जारी है और मुझे विश्वास है कि युति रहेगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी है टकराव। शिवसेना को है सीएम की कुर्सी की चाहत, बीजेपी को भी है मुख्यमंत्री पद की ख्वाहिश। सीटों के बंटवारे के साथ साथ बीजेपी और शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी टकराव जारी है। अभी तक किंगमेकर की भूमिका में रहने वाले ठाकरे परिवार भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो गया है। उद्धव ठाकरे ने भी संकेत दिया है कि अगर मौका मिला तो वो भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीटों के साथ साथ मुख्यमंत्री पद भी अपने पास रखना चाहती है। पार्टी प्रवक्ता माधव भंडारी भी कह चुके हैं कि चुनाव बीजेपी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा और उसी पार्टी से मुख्यमंत्री भी होगा। सामना के लेख पर बीजेपी का पलटवार। नपुंसकता भी बन सकती है तलाक की वजह। जहां सीटों के बंटवारे पर शिवसेना बीजेपी का विवाद थम नहीं रहा, वहीं सामना में छपे एक लेख पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सामना के लेख पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है ज्यादा हवस भी तलाक की वजह बन सकती है। सामना के संपादकीय में कहा गया था कि गठबंधन को सत्ता में लाना सभी घटक दलों का सपना होना चाहिए। ज्यादा सीटों की ललक सबको छोड़नी होगी। इतना मिला तो इतना ही गठबंधन में रहेंगे, नहीं तो अपना रास्ता ये ठीक नहीं है। याद रखिए, ज्यादा लालच तलाक की ओर ले जाता है। भले ही बीजेपी और शिवसेना 25 साल पुराने गठबंधन को तोड़ने से बच रहे हों, लेकिन जिस तरह से सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर जो विवाद जारी है, वो इतनी आसानी से दूर होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो दोनों ही गठबंधन, महत्वपूर्ण गठबंधन जो है इस समय खतरे में नजर आ रहे हैं। दोनों में उठापटक मची हुई है, खींचतान मची हुई है और विडंबना यह है कि आज से ठीक 1 महीने बाद चुनाव होने हैं और अभी तक दोनों ही पार्टियां कई सारे मतभेदों को खत्म नहीं कर पाई है। सवाल है कि आखिर कब तक इन पर विराम लग पाएगा, जो तमाम अटकलें लग रही हैं, क्योंकि जनता को भी जवाब देना है। जनता भी अभी ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर महत्वपूर्ण गठबंधन में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। सीधे चलते अपने प्रधान संपादक SN विनोद जी के पास और राजचक्र में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह विचित्र है, यह कैसा चुनावी संग्राम है। अभी मतदाता को फैसला करना बाकी है, अभी उसने अपना मतदान किया नहीं करना बाकी है, अभी उसने अपना। ये चारों प्रमुख दल जो महाराष्ट्र के हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, चारों की नजरें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमी हुई हैं। चारों दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उनका ही होगा और मुख्यमंत्री उनके पार्टी बने। ऐसा आज तक देखा नहीं गया है। और जिस तरह से यह जो चल रहा है, यह जो आपस में तनातनी चल रही है, उसने कुछ अश्लील रुख भी ले लिया है। अभी कल शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो छपा, एक अग्रलेख छपा, उसमें बहुत ही, बल्कि कहना चाहिए कि अभद्र ढंग से यह कहा गया है कि डिमांड फॉर टू मच सेक्स कैन लीड टू डिवोर्स। और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आ गया कि नपुंसकता भी तलाक का कारण बन सकती है। इस स्तर पर मतभेद आने के बाद अगर हम यह मानकर चले कि कोई दरार नहीं है, जैसा उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई दरार नहीं है, तो शायद स्वयं को मुगालते में रखना पड़ेगा। तो यह स्थिति है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार अनिल नरेंद्र जी बने हुए हैं। अनिल जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं
कि यह जो सीटों के बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री के पद को लेकर के जिस तरह से विवाद चल रहा है और जिसका स्तर जितना नीचे गिर गया, आपको क्या लगता है कि पहले आप भाजपा शिवसेना की बात कर लें, क्या भाजपा शिवसेना का गठबंधन कायम रह पाएगा? विनोद जी, महाराष्ट्र में जितनी पकड़ आपकी है उतनी बहुत कम लोगों की है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक तो है कि सीनियर पार्टनर कौन होगा, एक तो लड़ाई इस बात की है, और दूसरी बात यह है कि जो इस गठबंधन में 4 छोटी पार्टियां हैं, उनको जहां तक मैं जानता हूं कि बीजेपी चाहती है कि उनको 15-20 जहां भी सेटलमेंट हो, सौदेबाजी हो, वो दे के बाकी जितनी सीटें बचें वो 50-50 कर ली जाएं। जबकि शिवसेना ये चाहती है कि नहीं, ये इनको आप अपने कोटे से एडजस्ट करिए। ऐसा मुझे कोई इसमें कोई सरप्राइज नहीं लगता। ये हर चुनाव में होता है और ये सीटों की खींचतान चलती रहती है आखिरी दम तक। तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर ये सेटल जरूर हो जाएगा। विनोद जी, अनिल जी, यहाँ मुद्दा सीटों के बंटवारे से बढ़कर के है, मुख्यमंत्री पद को लेकर के सब दबाए। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा, उनके प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी 2 टूक शब्दों में कह दिया गया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। विवाद यह आ गया है, अभी मतदाता का फैसला नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, और मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा है, मुद्दा यह आ गया है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं विनोद जी, श्री गोपीनाथ मुंडे जी के स्वर्गवास के बाद जी महाराष्ट्र बीजेपी में एक लीडरशिप वैक्यूम है, और अभी तक ये नहीं तय क्लियरली हो पाया कि बीजेपी का महाराष्ट्र सीएम फेस कौन होगा। और इसी बात का मैं समझता हूं कि उद्धव जी फायदा उठाना चाहते हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के पास अभी एक फैक्टर और है कि राज ठाकरे फैक्टर को भी हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर शिवसेना से नहीं बनती बात, तो राज ठाकरे से भी बीजेपी की बात बन सकती है। हालांकि वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना शिवसेना होगी, पर एक बहरहाल बार्गेनिंग चिप तो जरूर मैं समझता हूं रहेगी। हाँ, नहीं, ये जो आपने इशारा किया वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो शंकाएं उठ रही हैं उस पर हम सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा बुंदेला जी बने हुए, सीधे राजा बुंदेला जी से पूछ लेते हैं कि आके बुंदेला जी, आप बताएं कि यह जो विवाद उठ करके सामने आया है, आज आपका 25 वर्षों का गठबंधन है, लेकिन ऐसा विवाद चुनाव पूर्व कभी नहीं हुआ। सीटों के बंटवारे कब तक ही सीमित नहीं है विवाद, आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर के भी वो विवाद शुरू हो गया है। दोनों, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों साफ साफ कह रही है कि मुख्यमंत्री उनका ही बनेगा। ऐसे में लोगों की आशंका सही है कि शायद यह गठबंधन टूट जाएगा, सारे दावों के बावजूद, सारे खंडन के बावजूद। विनोद जी, दरअसल इस विवाद की वजह अगर हम पीछे देखें तो यह है कि जिस दिन राज ठाकरे साहब ने यह कहा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे, और उसी के कुछ दिनों बाद ये बात उद्धव ठाकरे जी ने भी कही कि अगर उनको, वैसे वो सपने नहीं देखते हैं, अगर उनको कोई चैलेंज मिला तो उस चैलेंज से वो भागेंगे भी नहीं। ये दरअसल एक दूसरे भाइयों की आपस के ईगो की लड़ाई है। अब वो समस्या ये आ गई है कि पिछले दिनों उद्धव ठाकरे जी जैसे शांत प्रिय व्यक्तित्व और इतने दूरदर्शी नेता ने एक बात मोदी जी के बारे में कह दी जो यहाँ के और महाराष्ट्र के कार्यकर्ता को बिल्कुल नागवार गुजरी है। उनको ये लगता है कि जब शीर्ष का नेता इस तरह की बात कर सकता है
और अपने मोदी पर, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और जिनको 15 साल का अनुभव है राज्य का, राजनीति का, उन पर ऐसा कटाक्ष करना मुझे लगता है किसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को नागवार गुजरा है। यहीं से टशन शुरू हो गई और यहां तक कि अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि लोकसभा के जिस तरह से परिणाम आए हैं, लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी ने मोदी के नाम पर एक पूरा का पूरा स्वीप किया है, और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां पे जातीय समीकरण इतने गूढ़ हैं कि कभी भी कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह से 72-73 सीट्स आएंगी, तब महाराष्ट्र में भी यही उम्मीद की जा सकती है और बीजेपी का कार्यकर्ता यही मान के चल रहा है। ये ईगो का विषय है। अब मुझे नहीं लगता है कि 25 साल का गठबंधन इतनी आसानी से टूटेगा, लेकिन ये शुरू की जो आप कहते हैं ना आतिशबाजी है, वो आतिशबाजी हो रही है। एक दिन टेबल पर बैठ के मुझे लगता है बीजेपी, हमारी पार्टी ये तय करेगी कि हम इतनी सीट पर लड़ रहे हैं और ये इतनी सीट पर, 18 सीट्स पर दूसरी अन्य पार्टियां लड़ेंगी। लेकिन जो खेद का विषय जो लोगों को लगा है कि उद्धव जी जैसे नेता ने ये बात शीर्ष लीडर पर कही, उसको लेकर लोगों का एक रंज है और उसका जो मलाल है वो आपके मीडिया के सामने आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो आप लोगों की वजह है कि मीडिया ने जिस तरह से सर्वे करके ये बताया है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन अगर साथ चुनाव लड़ता है तो 200 सीट पर वो उनकी निश्चित जीत पक्की है। तो ऐसे समय में ना तो शिवसेना का कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी के साथ जुड़ा है और ना ही बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसने लोकसभा के चुनाव में संघर्ष किया, जिसने बीएमसी के चुनाव में संघर्ष किया और जो जिला पालिकाओं की उसमें संघर्ष किया। अब वो ऐसे समय में, विधानसभा के समय में अपनी पोजीशन नहीं खराब करना चाहता, ना खोना चाहता है। तो ये 4-6 चीजों का गुल मिला के इतना बड़ा वो विषय बन गया है जिस पर वाद विवाद चल रहा है। लेकिन जहां तक हमारा मानना है और हमारी सोच है कि शीर्ष नेता इसमें इस पे बैठेंगे और अभी 2 दिन बाद अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी जब आएंगे तो निश्चय इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। हमारी लड़ाई कांग्रेस और एनसीपी की तरह नहीं है कि उनका तो ना वो कहते हैं ना पूतना कपास और लट्ठम लट्ठा, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनको कहीं का नहीं लाके छोड़ेगी। अभी राणे साहब बामुश्किल तमाम मनाए गए हैं, बेचारे पृथ्वीराज चौहान जी का चौतरफा विरोध चल रहा है, अशोक चौहान जी को किसी तरह हार कोर्ट से राहत मिली है। अगर ये कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और बीजेपी के पास चेहरा नहीं, तो जितने भी कांग्रेस के पास दावेदार हैं, इवन अजित पवार एनसीपी के, वो सब दागदार हैं। उनकी दावेदारी जो है वो दागदार है, इसलिए जनता दागदार दावेदारी पर कभी कोई मोहर नहीं लगाएगी। ये निश्चित ही जीत बीजेपी की और शिवसेना की और युक्ति की है। ये इस बात को सब मीडिया भी मान रही है। ठीक है बुधिया साहब, आपके पास फिर आएंगे। आपने चूंकि कांग्रेस एनसीपी की चर्चा छेड़ दी, हम उसके पर जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विवाद की तरफ आते हैं। भारद्वाज जी, अभी आपने राजा बुंदेला जी की बातें सुनी। यह बात तो सही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद है, मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर विवाद है, उसी प्रकार आपके यूति में भी, आपके गठबंधन में भी कांग्रेस दावा कर रही है ज्यादा सीटों का है, एनसीपी दावा कर रही है ज्यादा सीटों का है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नजरें कांग्रेस और एनसीपी दोनों के लगे हुए। ऐसे में क्या लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा, अभी मतदान हुआ नहीं, अभी मतदाता ने अपना फैसला सुनाया नहीं है, परिणाम आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये छीना झपटी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुई है, यह महाराष्ट्र में आज तक नहीं हुआ है। आपको क्या नहीं लगता कि इसका सीधा सीधा असर या तो फिर किसी नए समीकरण को जन्म देगा और या फिर एक सिरे से मतदाता जो अभी मन में, जैसा हम लोगों ने जो सर्वे करवाया मीडिया ने, कहीं वह पुनर्विचार न करना शुरू कर दे। भारद्वाज जी, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए विनोद जी, जहां तक रही हमारे गठबंधन की बात, पिछले 15 सालों से एनसीपी और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में अच्छे तरीके से काम कर रही है। 3 बार महाराष्ट्र की जनता ने हमें जनादेश दिया है और जनादेश का पालन करते हुए जितनी सेवा महाराष्ट्र की जनता की कर सकते थे उतनी सेवा हमने करी, उतने काम हमने करे हैं। हम अपने 15 साल के कामों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे
और हमारे गठबंधन में नेता पद को लेकर या सीट बंटवारे को लेकर किसी तरीके का कोई संशय नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। ऑलमोस्ट हमारी सीट जो शेयरिंग है वो फाइनलाइज्ड हो चुकी है। भारद्वाज जी, और भारद्वाज जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। विनोद जी, ऐसा नहीं है, कई दावेदारी थे। कल आपके वरिष्ठ नेता जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने पतंगराव कदम का नाम आगे बढ़ाया है कि ये मुख्यमंत्री के असली हकदार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक नया नाम आया है जी। देखिए विनोद जी, सुशील कुमार शिंदे जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की लीडरशिप में एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनसीपी से हमारी बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरीके का कोई विरोध हमारे बीच में नहीं है। और जो सीट शेयरिंग की बात है वो हमारी ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। कल या परसों 1 या 2 दिन में मीडिया के सामने वो सब चीज़ें लेके आ रहे हैं। और रही बात, बुंदेला साहब ने हमारी बड़ी चिंता व्यक्त करी। मैं बड़े भाई राजा बुंदेला जी से यही हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि हमारी चिंता छोड़ के कृपया वो उद्धव ठाकरे जी की चिंता कर लें, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, और पहले तो हम कह रहे थे तो आप लोग हंसते थे कि हम कह रहे थे कि मोदी लहर नहीं है। अब कल उद्धव ठाकरे जी ने भी कह दिया कि मोदी लहर नहीं है, ना मोदी नाम की कोई चीज़ है, ना महाराष्ट्र में मोदी जी का कोई फैक्टर है। दोनों पार्टियों का अहंकार शिवसेना और भाजपा का सर चढ़कर बोल रहा है। और मैंने विनोद जी, आपको याद होगा, आपके चैनल पे मैंने पहले, आज से 1 महीना पहले मैंने ये कह दिया था कि इनका गठबंधन टूटने जा रहा है। और ये लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में हैं, इन्होंने हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई से गठबंधन तोड़ा। महाराष्ट्र में मैंने आपके चैनल पे कहा था कि अगली बारी जो है शिवसेना की है, और इसके बाद जो अगली बारी है वो प्रकाश सिंह बादल की अकाली दल की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पूरे देश में अब उनके पास अच्छा मौका है, और वो ये गठबंधन के साथियों से पीछा छुड़वा के अपने को स्टेबल करने की तरफ उनका एक अभियान है, और ये एक स्ट्रेटजी है उनकी। इसमें उद्धव ठाकरे की गलती नहीं कि उद्धव ठाकरे ने क्या बोला क्या नहीं बोला। आज ये लोग कह सकते हैं जब गठबंधन तोड़ेंगे कि जो उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी के लिए ऐसा बोला था इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा, लेकिन ये गठबंधन इन बातों में नहीं टूट रहा। ये एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, वो अपने पुराने साथियों को गठबंधन तोड़ने की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। राजा जी, भारद्वाज जी, आपने जो बातें बताई, भारद्वाज जी प्लीज सुन लें एक बात। और आप अपने मुख्यमंत्री जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसको एक जगह तो तय कर लें। मैं राजा भाई यही तो कह रहा हूँ, आप राजा भाई मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आप हमारी चिंता कीजिए और गठबंधन हमारा रहेगा। आप ये गठबंधन तो आपका रह नहीं रहा। आज आप कह रहे हो, मैं 2 दिन बाद फिर आपसे बात करूंगा। आप दोनों पार्टियों ने तय कर लिया, दोनों पार्टी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। भारद्वाज जी, बुंदेला जी, अभी एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे और जवाब देंगे। अब हम छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, और आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। तो महाराष्ट्र चुनाव पर लगातार चर्चा हो रही है। राजचक्र में सीटों पर संग्राम मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, और इसके चलते ही उसकी सहयोगी एनसीपी महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार होती नहीं दिख रही, और दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव अभी भी बना हुआ है। सीटों के बंटवारे पर बीजेपी और शिवसेना में घमासान है। वहीं कांग्रेस एनसीपी में भी सीटों के बंटवारे पर जंग छिड़ी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एनसीपी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर एनसीपी के आगे झुकने को तैयार नहीं। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 114 और कांग्रेस ने 174 पर चुनाव लड़ा था। इनमें से कांग्रेस ने 82 तो एनसीपी ने 62 सीटें जीती। कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी सीटों का बंटवारा उसी तर्ज पर हो, लेकिन एनसीपी प्रदेश में अब भी आधी यानी 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।
कांग्रेस ने एनसीपी की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है। इसके लिए दोनों दलों में कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन नतीजा निकल करके नहीं आया। खबर है कि सीटों के बंटवारे पर समझौता न होने पर कांग्रेस महाराष्ट्र की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चव्हाण सरकार में कैबिनेट मंत्री पतंगराव कदम का मानना है कि जल्द ही एनसीपी के साथ टिकट बंटवारे पर सहमति हो जाएगी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो आघाड़ी है वो फिर सत्ते पर आएगी, लेकिन अभी तक ये जो चला है ये जल्दी खत्म होना चाहिए। आघाड़ी का क्या होने वाला है, मुझे लगता है आघाड़ी होने वाली है, तो ये डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाएगा तो कोई सवाल नहीं आता। और आघाड़ी के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग एक दूसरे के साथ सिंसियरली ऑनेस्टली काम करेंगे तो कोई दिक्कत है ऐसे मुझे नहीं लगता। एनसीपी का ये भी मानना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का नुकसान इस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा, इसीलिए वो कांग्रेस से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। एक एग्रीमेंट हम लोगों का हुआ था कि कैबिनेट में हमारे मंत्री ज्यादा होंगे और फिर उसी आधार पर समझौता हुआ था। तो हम लोग की कोशिश से हमेशा ये रही है कि तालमेल अच्छे ढंग से हो, और खास तौर पर अभी जो सिचुएशन है, अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें तो बहुत ही आवश्यक है कि जो धर्मनिरपेक्ष मत है उसका किसी भी कीमत पर बंटवारा न हो। एनसीपी चाहती है कि अगर कांग्रेस ने उसकी मांग नहीं मानी तो वो अकेले चुनाव में उतरेगी। इसका संकेत भी इस बात से मिलता है कि एनसीपी ने अकेले ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो शिवसेना बीजेपी की बात हो चुकी है राजचक्र में, और अब बारी सत्तारूढ़ गठबंधन की, जो कि आपसी लड़ाई में ही उलझा हुआ है। सीटों के बंटवारे पर अभी तक कुछ फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि खबरें आ रही है कि बात बन गई है, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस एनसीपी की मांग को मानेगी। लगातार चर्चा हो रही है। हम सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे प्रधान संपादक SN विनोद जी जुड़ रहे हैं। साथ ही तमाम मेहमानों का भी एक बार फिर से आप से परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार अनिल नरेंद्र जी, कांग्रेस नेता घनेंद्र भारद्वाज जी, मुंबई से बीजेपी नेता राजा बुंदेला जी, और साथ ही साथ जुड़े हुए हैं जाने माने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सुखबीर सिंह हुड्डा जी। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधे चलते हैं मुंबई SN विनोद जी के पास। देखिए, अभी ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की और संभावना की। भारद्वाज जी का यह कहना था कि यह गठबंधन कायम रहेगा और दोनों पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। भारद्वाज जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार तो शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस ने अलग शुरू किया और एनसीपी ने अलग शुरू किया। और मैं दोहरा दूं, एनसीपी ने आज भी दोहराया है कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, उससे विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें बराबरी का आधा मतलब 144 सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है साहब कि वो इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में तनातनी है, उसी प्रकार आपके यहाँ भी तनातनी है। साहब आज भी दोहराया गया। ऐसी हालत में ऐसा लगता है कि मैं अब चलता हूं, हमारे इस बीच में सुखबीर सिंह हुड्डा मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे पूछता हूं कि आखिर यह कैसी राजनीतिक है, और एक समीक्षक के रूप में वो इस पूरे मामले को, पूरे विवाद को कैसे देखते हैं। हुड्डा जी, देखिए विनोद साहब, दोनों जहां तक हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, दो बड़े गठबंधन हैं। एक है बीजेपी का और शिवसेना का, दूसरा गठबंधन है वर्सेज एनसीपी और कांग्रेस का। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो गठबंधन रहता है, जो सबसे पुराना गठबंधन है, वो है शिवसेना और बीजेपी का। इसके अंदर जो ये खटास आ रही है, इसके अंदर अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो ये जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आना और स्टेट लीडरशिप में ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये दो चीज़ों का मिला जुला रूप वहाँ पे स्टेट लीडरशिप के ऊपर आ रहा है। हर कोई जानता है, हर कोई इन महाराष्ट्र अक्रॉस द कंट्री ये जानता है कि एक शिवसेना बड़बोली पार्टी है, और बड़े बोले लोगों को जैसे प्रमोद महाजन साहब और मुंडे साहब बड़े प्यार से जाके उनको कालमली उनको हैंडल करते थे। और जहां तक ये बीजेपी स्टेट लीडरशिप है, उनको हेड ऑन ले रही है। मेन रीजन ये हो रहा है, हेड ऑन ले रहे हैं, और सेंट्रल लीडरशिप ने हल्का सा उनको और कॉन्फिडेंस दे दिया, उनको फ्री हैंड दे दिया। उसकी वजह से ये इनकी खटास आ रही है। अदरवाइज उनका वो जो उनका कंप्रोमाइज था पहले, जो सीट शेयरिंग थी 60-40, फिर हुआ 55-45, अब 50-50 वाली स्टेज पे आ रहे, और थर्ड वो आरपीआई को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सेंट्रल लीडरशिप है, जब तक वो इंटरवीन नहीं करेगी, ये ऐसे ही इनका
हाल जो ये आज पब्लिक को दिखा रहे हैं कि नहीं सीएम हमारा होगा या बीजेपी का होगा या शिवसेना का होगा, इसके अंदर मुद्दा ये हो गया कि भाई शिवसेना क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा सीट जीत के आई है, वो और कॉन्फिडेंट है कि भाई हम इनसे ज़्यादा लोग क्या कहते हैं उसमें प्रदेश के अंदर हम एमएलए की सीट हम ज़्यादा लेके आएंगे, इसलिए हमारा ज़्यादा हक बनता है। तो सेम वही एग्जाम्पल कोट कर रही है कांग्रेस और एनसीपी। वहाँ कांग्रेस कहती है हमेशा हम बड़ा दल रहे हैं और एनसीपी छोटा दल रहे हैं, हम सीएम बनेंगे आप डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये जो राजनीति के एक दो प्रेशर का दबाव आ गया है एक दूसरे के ऊपर, ये एक अच्छा साइन नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप का ये देखा जा रहा है कि कंट्रोल कम होता जा रहा है। जो लोकल लीडरशिप है वो सेंट्रल लीडरशिप को ज्यादा सुनाई आज के टाइम उसका वजन इतना नहीं रहा है, उसका इफेक्ट। हुड्डा जी आपने कहा कि कांग्रेस का और एनसीपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हस्तक्षेप करके इस समस्या का समाधान निकालेगा। लेकिन मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तो मुंबई आ रहे हैं, वो बातचीत करेंगे, उद्धव ठाकरे से बात कर सकेंगे, हो सकता है कि समाधान निकले। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई है। अभी अभी हमने देखा कि एनसीपी की ओर से तारिक अनवर ने अवश्य कहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष जो वोट है उसमें विभाजन नहीं हो, बंटवारा नहीं हो, इसलिए यह गठबंधन कायम रहना चाहिए। लेकिन जो स्थानीय प्रदेश स्तर पर जो नेतृत्व है उसकी जो सोच है, जिस प्रकार वो अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, ऐसी संभावना बन रही है कि शायद महाराष्ट्र प्रदेश एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए अब मैं फिर आता हूं राजा बुंदेला जी के पास। बुंदेला जी, आपने जिस प्रकार से बातें की थी कि इस तरह से चुनाव पूर्व तनातनी होती है लगता है, लेकिन एक जो संभावना बार बार सामने आ रही है, जिस तरह इशारा लोग कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपकी पार्टी में शिवसेना अड़ी हुई है और आप अड़े हुए हैं इस गठबंधन में, और जिस प्रकार एनसीपी वहां अड़ी हुई है, तो एक संकेत यह मिल रहा है जो राजनीतिक पर्यवेक्षक अब उन्होंने चर्चा शुरू कर दी है कि अगर यह गठबंधन टूटता है आपके बीच और शिवसेना के बीच का और कांग्रेस एनसीपी के बीच का, तो शायद एक नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और एक जो यहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे मौजूद हैं, जो प्रदेश में किसी भी चुनावी गणित को प्रभावित करने में सक्षम हैं, तो क्या ये तीनों मिलकर कोई नए समीकरण के साथ तो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे? बुंदेला जी। विनोद जी, राजनीति में कुछ भी संभव है, ये आपने खुद ही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बहुत अनिश्चित सी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। दरअसल एक बात तो ये जरूर है कि गोपीनाथ जी का निधन, मुंडे जी के निधन से बीजेपी को एक बहुत बड़ा आघात लगा है, और बीजेपी, हमारी पार्टी इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि वो ब्रिज भरने वाला, पहले महाजन साहब का जाना और उसके बाद गोपीनाथ मुंडे जी का अकाल चला जाना, ये निश्चित तौर पर रहा है कि इस तरह की कोई लीडरशिप, ये कह के मैं अपने जो लीडर हैं उनको छोटा नहीं कर रहा हूं, उनके कद को छोटा नहीं कर रहा हूं, और ना ही उनको हम कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो इस लायक नहीं है, बल्कि ये था कि एक मुखिया है और एक मुखिया पूरे संगठन को लेके चलता है और उस मुखिया के संगठन के सारे लोग बात मानते हैं। महाजन साहब के बाद ये जिम्मेदारी गोपीनाथ मुंडे जी के ऊपर थी, और मुंडे जी ही एक ब्रिज का काम करते थे शिवसेना के बीच में और बीजेपी के बीच में। उनके जाने से ये निश्चित तौर पर ये एक कहीं ना कहीं ये खमियाजा हुआ और ये गैप हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास नौजवान लोग नहीं हैं, हमारे पास सक्षम लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयार हैं। और जहां तक आप नए समीकरण की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए महाराष्ट्र को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा और एक नई सोच मिलेगी, और नई सोच और नई विचारधारा मिलेगी जो मोदी जी के साथ मिलके महाराष्ट्र का और बॉम्बे का विकास करेगी। ये केवल एक नया समीकरण, नई इक्वेशन हो सकती है, जहां तक मेरा ख्याल है। एनसीपी और कांग्रेस की बात करें तो आप देखिए, शिंदे जी ने अभी से ही पृथ्वीराज चौहान को नकार दिया है। उधर नारायण जी इस बात पर बैठे हैं, अगर इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो एक विरोध लेके खड़ा बैठ कर देंगे। अजीत पवार जी खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, वहां वो सुप्रिया सुले को किसी भी तरह से खड़ा नहीं होना देना चाहते हैं। उनके विवाद तो हमसे बहुत ज्यादा हैं। और जहां तक आपने राज ठाकरे जी के कहा है
कि बीजेपी और राज ठाकरे एक हो सकते हैं, तो ये विकल्प हमारे पास तो है, एनसीपी और कांग्रेस के पास तो ये विकल्प भी नहीं है। कांग्रेस ने अलग अपने अपने प्रत्याशियों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं, एनसीपी ने अलग अलग अपने प्रत्याशियों को इंटरव्यू शुरू किया। हमारा तो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कोई नया समीकरण सामने आएगा। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे एक हो सकते हैं, और उधर जिस तरह से एनसीपी बार बार दबाव बना रही है कांग्रेस के ऊपर, तो अगर वो अलग हो गई तो फिर तीनों का एक आने में कौन से गए। और ये सभी जानते हैं, प्रदेश के जितने पर्यवेक्षक हैं सभी जानते हैं कि आपके और एनसीपी के शीर्ष नेताओं के बीच मधुर संबंध है। फिर चली गई आवाज। हाँ बुंदेला जी, अच्छा वो लगता है कि हमारा संपर्क उससे टूट गया है, तो हम सीधे चलते हैं फिर भारद्वाज जी के पास। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही भारद्वाज जी, कांट हियर यू। जी विनोद जी, हाँ ठीक लगता है कि आपसे अब आ रही है आपको आवाज? देखिए आपसे लगता है आवाज, हमारा बुंदेला जी से संपर्क टूट गया है, तो हम चलते हैं कांग्रेस के नेता भारद्वाज जी के पास। भारद्वाज जी, अभी जो आपने चर्चा सुनी, एक नए समीकरण की जो संभावना सामने आ रही है, और जिस तरह से एनसीपी आप पर दबाव बना रही है, एनसीपी ने साफ कर दिया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के आलोक में हमें 144 सीटें चाहिए, जबकि आपके नेतृत्व ने कह दिया कि हम इतनी सीटें नहीं दे सकते हैं। तो यह संभावना बन रही है कि एनसीपी आपसे अलग होकर के वो शायद एमएनएस और भारतीय जनता पार्टी से भी हाथ मिला ले। और ये हम विनोद जी, जो आपने बात करी, राजा बुंदेला जी ने आपकी बात को, जो आपने बोला उसको सीधे तरीके से मान लिया है कि संभावनाएं हैं, और संभावनाएं जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोली, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि भारद्वाजी राजनीति संभावनाओं का खेल है। नहीं, मैं विनोद जी आपकी बात को पुष्टि कर रहा हूं, मैं आपकी बात को ठीक बता रहा हूं, और आपकी बात को राजा बुंदेला जी ने भी अपने शब्दों में बता दिया है तो राजनीति ना करिए, ना मैंने माना है ना मैंने स्वीकारा है। बुंदेला जी, आप पैनल डिस्कशन में राजनीति कर रहे हैं। अरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। मैंने ये कहा है कि ये एक ऑप्शन हमारे पास है, आपके पास तो ये भी ऑप्शन कह रहा हूं। आपने पहली बार किसी भाजपा के नेता ने किसी टीवी चैनल पे इस बात को एक्सेप्ट करा है कि शिवसेना से अगर हमारा गठबंधन टूटता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन तैयार है। और रही बात एनसीपी, आपने अच्छी बात बोली, और ये 2 दिन में नजर भी आ जाएगा। आपकी बात जो है, आपकी बात जो है सच निकलेगी, जा सकती है आपकी बात सच निकलेगी। कोई असंभव नहीं है। आपने जो बात बोली है वो आपकी बात नहीं है, वो भाजपा के हर कार्यकर्ता की भारद्वाज जी हम पूर्व में जाए तो ज्यादा सीटों राज ठाकरे जी ने मोदी जी के लिए वोट की बात कही थी और मोदी जी का विरोध न करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा। उद्धव ठाकरे जी को तो लहर नजर नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को तो लहर नजर आ रही है। देखिए भारद्वाज जी, हमें राज ठाकरे जी ने मोदी जी को सहसहमति से लीडर माना था, और ये लोकसभा के चुनाव में कहा था कि हम मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे और मोदी जी के लिए हम खुल के वोट मांगेंगे। ये आपने क्या इसको नजरअंदाज कर सकते हैं आप? क्या इसको आप झुठला सकते हैं? आपने बड़े स्पष्ट तरीके से जो बात करी है, और आपकी समस्याएं और बता दूं, आपके लिए हैदराबाद से ऑयसिस आ गए हैं। इस पे कुछ बोल लूं? हिंदुस्तान मुस्लिम लीग की पार्टी आ गई है जो बॉम्बे में और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। आपकी समस्याएं वो और बढ़ा रहे हैं। राजा जी, भाजपा का जो सवाल है वो आप बाद में चर्चा कर लेना। मैंने तो आपकी इस बात पे जी प्रशंसा करी, इस बात पे धन्यवाद करा कि कम से कम आपने स्पष्ट तरीके से मीडिया के सामने आके अपनी बात को और भारतीय जनता पार्टी की बात को रखा है। अब मैं एनसीपी कांग्रेस नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मैं कांग्रेस एनसीपी अलायंस की बात कर लेता हूं। विनोद जी, आपने एक बात करी थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो झगड़ा चल रहा है शिवसेना भाजपा का, आपने बोला था कि अमित शाह जी बॉम्बे आ रहे हैं उसको सुलझाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता है वो सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह के हाथ में है। सारे फैसले जो है मोदी जी और अमित शाह लेते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे
बड़ी अब लोकतांत्रिक ये तो व्यवस्था आप है। तय न करें कि विनोद जी, सत्ता किसके हाथ में किसके नहीं है। अरे पार्टी अध्यक्ष का दायित्व वो अरे निभाएंगे, राजा जी, मेरी बात तो- प्रधानमंत्री का दायित्व वो पार्टी अरे निभाएंगे। राजा जी, आप ये अरे थोड़ी कह राजा जी, सकते हैं इस तरह से मेरी- तो आपके यहाँ तो राजा 10 भाई, जनपद के अलावा अरे कहीं राजा कोई भाई, निर्णय मैं अपनी होता ही पार्टी नहीं की है। बात मैं बोलूंगा या आप बोलोगे? मैं 10 अपनी पार्टी का जनपद के स्पोक्सपर्सन अलावा हूं, आपके यहाँ कहीं अपनी कोई निर्णय पार्टी नहीं होता का है। जो आप ये क्यों कह रहे हैं? डिसीजन है वो मैं रखूंगा या आप रखोगे? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी की बात बोलो, एनसीपी कांग्रेस की बात बोलने का तो मुझे अधिकार है। मैं ये कह रहा था अरे विनोद मैं, जी, लेकिन आप जो मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं उसका अरे तो मैं जवाब दे दूं आक्षेप मैं। कुछ नहीं लगा हाँ रहा, जी। मैं आक्षेप कुछ नहीं लगा रहा। जो आपने विनोद जी को बोला वो देश ने सुना है, वो कल आप दोबारा इनका रीटेलीकास्ट होता है उसमें आप देख लेना, मेरी बात पे मत जाओ। मैं विनोद जी मैं एनसीपी भारद्वाज जी मैं इसको हाँ बोलिए विनोद जी, मैं एनसीपी कांग्रेस अलायंस पे एक बात कह रहा था मैं इसको कि जो थोड़ा आपने स्पष्ट कर बोला कि अमित शाह जी आ रहे हैं भाजपा और शिवसेना का लड़ाई सुलझाने के लिए। हमारी पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं माणिकराव ठाकरे साहब, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वहां पे पृथ्वीराज चौहान साहब, और जो हमारे स्टेट इंचार्ज हैं मोहन प्रकाश जी, उनको अधिकृत किया हुआ है कि एनसीपी से जो भी उन्होंने डिसीजन करना है, जो सीट शेयरिंग की बात करनी, जो भी विवाद हैं और जो मुद्दे सुलझाने हैं, वो लोग अधिकृत हैं राष्ट्रीय अध्यक्षा की तरफ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको अधिकृत किया गया है और एनसीपी से ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे सारे जो विवाद थे सुलझ चुके हैं, हमारी सारी सीट शेयरिंग्स पे बात हो चुकी है। 1 या 2 दिन में हम मीडिया के सामने आके अपने अलायंस को बताने जा रहे हैं कि कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पे एनसीपी लड़ेगी, और मुख्यमंत्री पद की जो बात है हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संशय नहीं है। माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब की लीडरशिप में कांग्रेस और एनसीपी अलायंस महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है। चौथी बार फिर से महाराष्ट्र में भाजपा कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। भारद्वाज जी आपकी बातें हमने सुनी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कमाल का आपने 2 confidence है नाम लिए, आपका भारद्वाज जी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बधाई हो। चौहान और माणिकराव ठाकरे प्रदेश साहब और अध्यक्ष मोहन प्रकाश जी जो ठाकरे हमारे की। इंचार्ज हैं। लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि माणिकराव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान के बीच 36 का आंकड़ा है, सभी जानते हैं इस बात को। और आपका जो नेतृत्व है उसने दोनों का अधिकृत किया है, परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल चूंकि हमारा समय समाप्त हुआ है, मैं अनिल नरेंद्र जी के पास फिर चलता हूं। अनिल जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की बात सुनी, कांग्रेस के प्रतिनिधि की बात सुनी, और दोनों का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन 25 साल पुराना है, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन 15 साल पुराना है। लेकिन यह तथ्य सामने आज के दिन फिलहाल मौजूद है कि दोनों गठबंधन में दरार परिलक्षित है। और ऐसे में जो तीसरी संभावना नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, अगर ये विवाद नहीं सुलझता है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तीनों मिलकर के एक ऐसे गठबंधन के रूप में सामने आएंगे जो शेष जो राजनीतिक दल है उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होंगे? अनिल जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद जी। राजनीति में संभावनाएं रहती हैं जी, और कुछ भी हो सकता है। जहां तक एनसीपी कांग्रेस का सवाल है गठबंधन का, मैं समझता हूं कि एनसीपी दबाव बनाने में, बार्गेनिंग करने में शायद कांग्रेस से थोड़ा बेहतर है। उसको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, इसलिए उसे दबाया जा सकता है और ज्यादा सीटें खींची जा सकती हैं। पर एट द सेम टाइम कांग्रेस के लिए पृथ्वीराज चौहान से बेटर कैंडिडेट मुझे तो इस टाइम नज़र नहीं आता। और इनके जो एनसीपी के नेता हैं वो तो काफ़ी उनके ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं। मुझे नहीं लगता उनकी छवि बहुत अच्छी है जनता में। तो कुल मिला के नहीं, मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान की छवि एक शिथिल और निष्क्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो चुकी है। ठीक है कि उनके ऊपर घोटाले जो, लेकिन उनके शासनकाल में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, वो उनकी पृथ्वीराज चौहान साहब की ऑनेस्टी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है।
विपक्ष भी उनकी ऑनेस्टी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। देखिए, और जिस ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने महाराष्ट्र में काम करा है, भारद्वाज जी, ट्रांसपेरेंसी पे भी विपक्ष भी आरोप नहीं लगा सकता। विनोद जी, भारद्वाज जी, ये उनकी छवि, उनकी ईमानदार छवि ये हो वैसे ही गया है अलीबाबा और जैसे 40 केंद्र में चोर। डॉक्टर मनमोहन सिंह पृथ्वीराज चौहान की पर ईमानदार थोड़ी कोई छवि थी। आक्षेप लगा रहा है, लेकिन डॉक्टर बाकी सिंह के की जो थी। 40 वैसे ही चोर है। आरोप को लगाए हैं कि नहीं? सुलझा हुआ पढ़ा सरकार की लिखा, बात हो रही है, उनसे बढ़िया कोई भी किसी भी पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। हम पृथ्वीराज चौहान साहब का अरे चेहरा भारद्वाज सामने जी, लेके चुनाव भारद्वाज जी, लड़ेंगे। विनोद जी मुझे क्या लगता है, भारद्वाज जी, आप उनके लेकिन बाकी 40 चोरों का क्या करेंगे आप, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? अरे विनोद जी, मुझे राजा जी, आप अपने एक दल वो की चिंता उसका- कीजिए, हमारे दल की चिंता मत कीजिए। मुझे ये लगता है हमारा अलायंस मजबूत है। हम फिर से पृथ्वीराज जी चुनाव का जीतने जा रहे हैं। वही हाल है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नतीजा ये हो रहा है कि कोई काम महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं के इस वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं लग रहा। तो ऐसा नहीं, पृथ्वीराज जी बहुत ईमानदार छवि के आदमी हैं। हाँ, निष्क्रिय आपने जो कहा वो इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि वो उल्टे सीधे रास्ते पे चलना नहीं मैं चाहते। बता दूं, अब चूंकि हमारा समय हो रहा है विनोद जी, है एक ना? लास्ट- लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहूँ कि स्वयं शरद पवार ने आरोप लगाया था कि फाइलों का अंबार लग गया है, फाइलों का निष्पादन नहीं हो रहा है, विकास के कार्य ठप पड़ गए। और मैं बता दूं, यह जो संदेश पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में गया है मतदाता के बीच में, और शायद यह जो आरोप है चुनाव में निर्णायक साबित होगा। बहरहाल हमारा समय आज का समाप्त हुआ। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं, लेकिन यह आज की चर्चा से जो निचोड़ सामने आया वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महागठबंधन के बीच में जो दरार है वो अभी कायम है। 2 दिन और प्रतीक्षा करने पड़ेगी, अमित शाह आने वाले हैं, क्या होता है। उसी तरह कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के बीच में जो दरार है सीटों के बंटवारे को लेकर के, और सबसे आश्चर्यजनक रूप से और विचित्र और रोचक स्थिति पैदा हुई है कि सीटों के बंटवारे के साथ साथ मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर के भी विवाद चल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और जो तीसरी संभावना उभर के आई है कि अगर ये चारों पार्टियां बिखर जाती हैं तो एक तीसरी ताकत उभर करके सामने आ सकती है, लेकिन उसका नेतृत्व भी संभवतः भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। अर्थात हर तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो स्थान है अभी ऊंचा है, उसके हाथ में सारे खेल है। फैसला 1 महीने के बाद हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए यह माना जा सकता है कि दरार अभी कायम है और अगले 48 घंटों में शायद इसका कोई समाधान निकले। और अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो यह दरार और चौड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलग होंगे और कांग्रेस और एनसीपी भी अलग अलग अपने रास्ते पर चलेगी। तो आज की चर्चा को वहीं विराम देते हैं। सारे अतिथियों, नरेंद्र जी, बुंदेला जी, भारद्वाज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में भाग लिया। आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे राज चक्र में एक नए ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।